नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th की ज्योग्राफी का चैप्टर 2 पढ़ेंगे दोस्तों। तो अपना चैप्टर है वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। नारक मेरे ईश्वर, ले बचाओ की दुनिया में आप संगीत के जनक हैं। ओहो नारक मेरे ईश्वर, मुझे स्वयं को आपको समर्पित कर दे। मुझे आप अपना संगीत झरनों, नदियों, पर्वतों, वनों, कीटों, जानवरों से ग्रहण करने दे। मुझे आप अपना संगीत मधुर समीर से ग्रहण करने दे और इसे आपको ही समर्पित करने दे। इस ग्रह पर हम सूक्ष्म जीवाणुओं, बैक्टीरिया, जोंक से लेकर वट वृक्ष, हाथी और ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं। यह पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं जिसका हम मात्र एक हिस्सा हैं और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं। उदाहरणतः वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, जल जिससे हम पीते हैं, मृदा जो अनाज पैदा करती है जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, पौधे, पशु और सूक्ष्म जीवी इनका पुनः सर्जन करते हैं। वन पारिस्थितिक तंत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक हैं जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। वन्य जीवन, कृषि, फसल, उपजातियों में अत्यधिक जैव विविधताएं पाई जाती हैं। यह आकार, कार्य विभिन्न है परंतु अंतर्निर्भरताओं के जटिल जाल द्वारा एक तंत्र में गुथी हुई है। भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। यदि आप आसपास नज़र दौड़ाते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसे प्राणी और पौधे हैं जो आपके क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। वास्तव में भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8% जनसंख्या लगभग 16 लाख पाई जाती है। अभी खोजी जाने वाली उपजातियों में से 2 या 3 गुना है। आप पहले ही भारत में पाए जाने वाले वनों और वन्य जीव संसाधनों के क्षेत्रफल और किस्मों के बारे में पढ़ चुके हैं। आपने सोचा होगा कि इन संसाधनों का आपके दैनिक जीवन में क्या महत्व है। ये विविध वनस्पति जात, प्राणी जात हमारे हर रोज के जीवन में इतने गुथे हुए हैं कि हम इसकी कदर नहीं करते, परंतु पर्यावरण के प्रति हमारी असंवेदना के कारण पिछले कुछ समय से इन संसाधनों पर भारी दबाव बढ़ा है। भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण। वन्य जीवन वनों में तेज गति से हो रहे ह्रास के कारण इनका संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया है। परंतु हमें वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक क्यों है? संरक्षण से पारिस्थितिक विविधता बनी रहती है तथा हमारे जीवन साध्य संसाधन जल, वायु, मृदा बने रहते हैं। यह विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जिन्स विविधता को भी संरक्षित करती है। उदाहरण के तौर पर हम कृषि में अभी भी पारंपरिक फसलों पर निर्भर है। जलीय जैव विविधता मोटे तौर पर मछली पालन बनाए रखने पर निर्भर है। शांत घाटी के मुखली नर्सरी में आदिवासी युवतियां बांस की पौध लगाते हुए छोटे छोटे जंगली उत्पादों को बेचती आदिवासी महिलाएं। सूखी पत्तियों को एकत्रित करती आदिवासी महिलाएं। 1960 और 1970 के दशकों के दौरान पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्रीय वन्य जीवन सुरक्षा कार्यक्रम पुरजोर मांग की। भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया जिसमें वन्य जीवों के आवास, शरण, रक्षण के अनेक प्रावधान थे। सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई। इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर, शिकार प्रतिबंधन पर, वन्य जीव आवासों का कानूनी रक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदि पर प्रबल जोर दिया गया है। तत्पश्चात केंद्र सरकार व कई राज्य सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए जिनके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। केंद्र सरकार ने कई परियोजनाओं की भी घोषणा की जिनका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष वन प्राणियों को रक्षण प्रदान करना था। इन प्राणियों में बाघ, एक सींग वाला गेंडा, कश्मीरी हिरण अथवा हंगुल, 3 प्रकार के मगरमच्छ, स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवणीय जल मगरमच्छ और घड़ियाल, एशियाई शेर और अन्य प्राणी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त
कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरन, चिंकारा, भारतीय गोडावन और हिम तेंदुआ आदि के शिकार व्यापार और संपूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानूनी रक्षण दिया है। बाघ परियोजना। वन्य जीवन संरक्षण। बाघ टाइगर एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या अनुमानित संख्या 55,000 से घटकर मात्र 1,827 रह गई है। बाघों को मारकर उनको व्यापार के लिए चोरी करना, आवासों का सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना और जनसंख्या में वृद्धि बाघों की घटती संख्या के मुख्य कारण हैं। बाघों की खाल का व्यापार और उनकी हड्डियों का एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों में प्रयोग के कारण यह जाति विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई है। चूंकि भारत और नेपाल दुनिया की 2/3 बाघों को आवास उपलब्ध करवाते हैं, अतः ये देश ही शिकार, चोरी और गैर कानूनी व्यापार करने वालों के मुख्य निशाने हैं। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है और इसकी शुरुआत 1973 में हुई। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं है, अपितु चित्र 2.2 देखो, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गैंडा और हिरण। ये देखो गैंडा और ये हिरण। इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार के जैव जाति को भी बचाना। उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का वन्यजीव पशु विहार, असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं के उदाहरण हैं। आजकल संरक्षण परियोजनाएं जैव विविधताओं पर केंद्रित होती है, न कि इसके विभिन्न घटकों पर। संरक्षण के विभिन्न तरीकों की गहनता से खोज की जा रही है। संरक्षण योजना में कीटों को भी महत्व मिल रहा है। वन्य जीव अधिनियम 1980 और 86 के तहत सैकड़ों तितलियों, पतंगों, भृंगों और एक ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया है। 1991 में पौधों की भी 6 जातियां पहली बार इस सूची में रखी गई। वन और वन्य जीव संसाधनों प्रकार और वितरण। यदि हम वन और वन्य जीव संसाधन संरक्षित करना चाहें तो उनका प्रबंधन, नियंत्रण और विनियमन अपेक्षाकृत कठिन है। भारत में अधिकतर वन और वन्य जीवन या तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधिकार क्षेत्र में है या वन विभाग अथवा अन्य विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन में इन्हें निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। पहला है आरक्षित वन। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहां तक वन और वन्य प्राणी संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। रक्षित वन। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। अवर्गीकृत वन। अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्ति और समुदाय के स्वामित्व में होते हैं, अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। आरक्षित और रक्षित वन ऐसे स्थायी वन क्षेत्र हैं जिनका रखरखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र हैं, जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का भी 75% है। इसके अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी कुल वनों में एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है, जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत वन हैं तथा स्थानीय सामुदायिक प्रबंधन में है। समुदाय और वन संरक्षण। वन संरक्षण की नीतियां हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। हम आमतौर पर इस बात से अनजान है कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी हैं। भारत के कुछ क्षेत्रों में तो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हैं, क्योंकि इससे ही दीर्घकाल में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के गाँवों के लोग वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत हैं। कई क्षेत्रों में तो लोग स्वयं वन्य जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं और सरकार की ओर से हस्तक्षेप भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। राजस्थान के अलवर जिले में 5 गाँवों के लोगों ने तो 1200 हेक्टेयर वन भूमि भेनोदेव डाकब सेंचुरी घोषित कर दी, जिसके
अपने ही नियम कानून हैं जो शिकार वर्जित करते हैं तथा बाहरी लोगों की घुसपैठ से यहाँ के वन्य जीवन को बचाते हैं। पवित्र पेड़ों के झुरमुट विविध और दुर्लभ जाति संपत्ति। प्रकृति की पूजा सदियों पुराना जनजाति विश्वास है जिसका आधार प्रकृति के हर रूप की रक्षा करना है। इन्हीं विश्वासों ने विभिन्न वनों को मूल एवं कौमार्य रूप में बचा कर रखा है, जिन्हें पवित्र पेड़ों के झुरमुट देवी देवताओं के वन कहते हैं। वनों के इन भागों में या तो वनों के ऐसे बड़े बागों में स्थानीय लोग ही घुसते हैं तथा न ही किसी और को छेड़छाड़ करने देते हैं। कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं और आदिकाल से उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संताल जनजातियां महुआ और कंदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा करते हैं। हम में से दूसरे व्यक्ति पीपल और वटवृक्ष को पवित्र मानते हैं। भारतीय समाज में अनेकों संस्कृतियां हैं। प्रत्येक संस्कृति प्रकृति और इसकी कृति को संरक्षित करने के अपने पारंपरिक तरीके हैं। आमतौर पर झरनों, पहाड़ी चोटियों, पेड़ों, पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है। आप अनेक मंदिरों के आसपास बंदर और लंगूर पाएंगे। उपासक उन्हें खिलाते पिलाते और मंदिर के भक्तों में गिनते हैं। राजस्थान में बिश्नोई गांव के आसपास आप काले हिरन, चिंकारा, नीलगाय और मोरों के झुंड देख सकते हैं जो वहां के समुदाय का अभिन्न हिस्सा है और कोई उनको नुकसान नहीं पहुंचाता। हिमालय के प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में ही कामयाब नहीं रहा, अपितु यह भी दिखाया कि स्थानीय पौधों की जातियों को प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। पारंपरिक संरक्षण तरीकों को पुनर्जीवित अथवा पारिस्थितिक कृषि के नए तरीकों का विकास अब व्यापक हो गया है। टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और नवदाने ने दिखा दिया है कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहार्य कृषि उत्पादन संभव है। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम शहरी वनों के प्रबंधन और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदाय भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। औपचारिक रूप में इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1988 में हुई जब ओडिशा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन शहरी वनों के बचाव के लिए कार्य करता है और इसमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती हैं जिसमें ग्रामीण वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप में कार्य करते हैं। इसके बदले ये समुदाय मध्य स्तरीय लाभ जैसे गैर इमारती वन उत्पादों के हकदारी होते हैं तथा सफल संरक्षण से प्राप्त इमारती लकड़ी लाभ में भी भागीदार होते हैं। भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलता से सीख मिलती है कि स्थानीय समुदाय को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना चाहिए, परंतु स्थानीय समुदाय को फैसले लेने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका में आने में अभी देर है। अतः वे ही विकास क्रियाएं मान्य होनी चाहिए जो जनमानस पर केंद्रित हो, पर्यावरण हितैषी हो और आर्थिक रूप से प्रतिफलित हो। पेड़ एक विशेष असीमित दयालु उदारपूर्ण जीवधारी है जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को व्यक्त करता है। यह सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। गौतम बुद्ध। दोस्तों ट्यूशन चैप्टर कंप्लीट हुआ। ये बहुविकल्पिक छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका सामुदायिक सीधी भागीदार नहीं करता? संयुक्त वन प्रबंधन, बीज बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, वन्य जीव पशुहार। हमने चैप्टर में देखा था, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। ये समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मेल करें। पहला है आरक्षित वन, दूसरा रक्षित, तीसरा अवर्गीकरण। आरक्षित हमने देखा था कि वन और वन्य जीव संसाधन संरक्षण देश सर्वाधिक मूल्यवान वन, ठीक है। रक्षित वन वह वन भूमि जो और अधिक क्षरण से बचाई जाती है। अवर्गीकृत वन वह जो सरकार, व्यक्ति, निजी और समुदाय के अधीन अन्य वन बंजर भूमि है, ठीक है। तो चलो दोस्तों,
ये जो बड़े क्वेश्चन हैं जो आप आराम से करना, और ठीक है, समझ में आ जाएंगे आपको। और नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।